बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ग्लोबल विंड्स है। और ग्लोबल विंड्स के बारे में डिस्कशन में एक्चुअली हम ये बात करते हैं कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर वो क्या होगा अराउंड द वर्ल्ड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें चाहूँगा वो रिकॉल कराऊँ आपको। हमें ये बात पता है कि ये जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ये एक्चुअली एवरेज एयर फ्लो होता है अराउंड द वर्ल्ड। किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर सीजन में ये जो आपका सर्कुलेशन पैटर्न है ये डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू सम फैक्टर। एज फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जब साइबेरियन हाई प्रेशर जो है ये जब नॉर्थ की तरफ यानी कि मेरिडोनियल मूवमेंट इसकी होती है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज के क्लाइमेट है उस पर अफेक्ट आता है। तो उसका जो जनरल सर्कुलेशन पैटर्न है वो यानी कि वो विंड पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है किसी पर्टिकुलर डे में, किसी पर्टिकुलर ईयर में ये एवरेज से डिफरेंट हो सकता है। तो एनीवे हमने यानी कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम एक्चुअली जो बातें करेंगे वो एक एवरेज एयर फ्लो की हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो हमारे पास जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो इंसोलेशन ऑफ सन, सन की मौजूदगी की वजह से कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। दूसरा जो विंड ट्रैवल होने की वजह होती है वो प्रेशर डिफरेंस होता है, जैसे अभी हमने कहा। प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये है कि प्रेशर डिफरेंस जब होती है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होती है। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब है कि हमेशा विंड जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। अच्छा, अब इसमें जो है हम जो बात डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है सिंगल सेल मॉडल। सिंगल सेल मॉडल क्या होता है, इसकी पहले कुछ इजम्पशंस होती हैं। तीन इजम्पशंस हैं जो हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इजम्पशन ये होती है कि हमारे पास जो अर्थ सरफेस है वो यूनिफॉर्मली कवर्ड है वाटर की से। और यूनिफॉर्मली कवर्ड वाटर होने का एक फायदा ये होता है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग जो है लैंड और ओशन के दरमियान, लैंड और वाटर के दरमियान, वो उसको हम फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरी assumption हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो सन है ये डायरेक्टली हमेशा डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर रहेगा। डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर होने का एक मतलब ये होगा कि हम जो है इसमें सीजनल शिफ्ट की जो बात, सीजनल शिफ्ट होता है विंड्स का, वो भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरे assumption ये होती है कि अर्थ को हम फिलहाल ये कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मॉडल को सिंपल सिंपल उसमें देखें ताकि हमें समझ में आए कि सर्कुलेशन पैटर्न क्या है। तो इस वजह से हमने ये बात फिलहाल फॉर द टाइम बिंग ये कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट नहीं करी। अब जब अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो सिर्फ वो मौजूद होगी। और अर्थ की रोटेशन की वजह से जो कोरियलिस फोर्स होती है वो हमारे पास नहीं होगी। अब जब इन मॉडल्स को देखते हैं तो हमारे पास जो विंड पैटर्न नजर आता है, तो इसमें जो आप लेफ्ट वाली फिगर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, हमारे पास सर्कुलेशन पैटर्न कुछ इस तरह का हमें नजर आता है। अब इसमें अगर आप देखें लेफ्ट फिगर में हमारे पास ये इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर सन यहाँ पे मौजूद है। तो जब इक्वेटर पे सन मौजूद होगा तो यहाँ पे हीटिंग बढ़ेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस लो प्रेशर क्रिएट होगा। और हमारे पास पोल्स के ऊपर जो है सन की रेस एज कम्पेयर टू इक्वेटर कम होंगी, या समटाइम्स तो पहुंचती नहीं है, क्योंकि सन जो है जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर मौजूद हो, परपेंडिकुलरली इधर से रेस होगी इसकी, तो यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोल्स। तो पोल्स जो है वो कूलिंग होना शुरू हो जाएगी, जो कूलिंग की वजह से यहाँ पे सरफेस लो प्रेशर क्रिएट होगा। इस पे जो राइट साइड पे जो फिगर है, ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनके लैटिट्यूड शो किए गए। इसमें वी नो कि हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर इक्वेटर मौजूद होता है। और 30 डिग्रीज के ऊपर, 0 से 30 डिग्रीज के दरमियान वो सब ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं। और 30 से अराउंड 45 डिग्रीज तक
हम इसको मिड लैटिट्यूड्स का नाम देते हैं, और 60 डिग्री से अबव हम इसको सब पोलर रीजन, और 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ को हम पोलर रीजन का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास सर्कुलेशन पैटर्न लेफ्ट साइड पे की वाली फिगर में देख रहे हैं, इस सर्कुलेशन पैटर्न को हम हेडले सेल कहते हैं। और हेडले एक्चुअली एक इंग्लिश मेट्रोलॉजिस्ट था, जॉर्ज हेडले। तो उसने इस आइडिया को सबसे पहले प्रपोज किया था। इस वजह से इसका नाम हेडले सेल हो गया। अब इसके अंदर, इस फिगर के अंदर पैटर्न किस तरह से, इसको अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि इक्वेटर के ऊपर सन मौजूद है, तो इक्वेटर के ऊपर जब सन मौजूद होगा तो इसके ऊपर हीटिंग ज्यादा होगी, और जब हीटिंग ज्यादा होगी, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और पोल्स के ऊपर, जैसा हमने कहा भाई, पोल्स के ऊपर सन मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, कोल्डनेस की वजह से वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। उसके बाद इसकी वजह से हमें, जैसे पहले शुरू में डिस्कस किया था, कि हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हमेशा ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, हमेशा विंड जो है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब यानी कि ये होगा कि विंड जो है पोलर से इक्वेटर की तरफ हमेशा विंड ट्रेवल करेगी। साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों में पोल से लेके इक्वेटर की तरफ हमेशा विंड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब यह होगा कि हम, यानी कि अगर ओवरऑल आप देखें तो इसमें पैटर्न कुछ इस तरह का एक लूप बन रहा है। वो लूप इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास जब सन यहाँ पे मौजूद होगा, इक्वेटर के ऊपर सन मौजूद होगा, तो यहाँ पे हीटिंग होगी। हीटिंग की वजह से आपकी जो एयर वार्म होगी, वार्म एयर जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। वार्म एयर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने के बाद एक ट्रोपोपोज होता है, ट्रोपोपोज तक जब पहुंचेगी, ट्रोपोपोज अराउंड 10 to 15 किलोमीटर तक जब पहुंचेगी, तो एयर जो है वापस नीचे सिंक होना शुरू होगी। और एयर सिंक होके पोल की तरफ आएगी, तो पोल की तरफ जब आएगी, तो ये एयर सिंक होके सरफेस की तरफ आएगी, तो जिसकी वजह से एयर ठंडी होगी। और एयर ठंडी होने का मतलब है कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड होने का मतलब है यहाँ पे दोबारा से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। फिर ये प्रोसेस दोबारा से ऊपर जाएगा, तो यानी कि वापस ये एक तरीके से लूप बन जाएगा, और ये हमारे पास हेडलेस सेल कहलाता है। जो हेडलेस सेल है सिंपली एक इसमें 3 assumptions को लेते हैं सिंगल सेल मॉडल के अंदर। उन 3 assumptions को यूज करके हमारे पास जो चीज विंड पैटर्न मिलता है, वो कुछ इस तरह का होता है। इसको हम हेडलेस सेल कहते हैं। अब इसमें हमें पता है कि जितना हमने इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस मॉडल को समझने के लिए किया, कि भाई अर्थ जो है रोटेट नहीं कर रही। अब अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, तो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मौजूद होगी। लेकिन हमें पता है एक्चुअल सिनेरियो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अर्थ हमें पता है रोटेट कर रही है। अब हम ये बात देख रहे हैं, भाई अर्थ जब रोटेट करे तो उसमें कोरियोलिस फोर्स मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो अर्थ, जो हमारे पास विंड आ रही है, तो ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स ये डिफ्लेक्ट करेगी। और डिफ्लेक्ट करेगी फ्रॉम साउथवर्ड, डिफ्लेक्ट करेगी साउथवर्ड मूविंग फोर्स को राइट साइड के ऊपर। जिसकी वजह से आपके पास ईस्टर्ली सरफेस विंड आएंगी तकरीबन तमाम लैटिट्यूड्स के ऊपर। लेकिन हमें पता है कि ये जो है हमेशा ईस्टर्ली विंड्स नहीं होती हैं। कुछ जगहों पे ये मिड लैटिट्यूड्स जो हैं, अगर आप मिड लैटिट्यूड्स की बात करें, मिड लैटिट्यूड्स जो हैं ये प्रीवियस फिगर के अंदर, मिड लैटिट्यूड्स जो है 30 से 45 डिग्री नॉर्थ के दरमियान होते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि वेस्टर्लीज होती हैं और मिड लैटिट्यूड्स में। जबकि ये मॉडल प्रपोज करता है कि अगर कोरियोलिस फोर्स भी आ जाए, तो ये राइट साइड पर मूव करेगी। राइट साइड पे मूव होने का मतलब है कि ये ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स हमें मिलेंगी। तो यानी कि इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम एक काम ये करें इस मॉडल में, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अर्थ को रोटेट, हम ये assumption कर रहे हैं कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। तो अगर हम इस assumption को ले आए, तो फिर क्या होगा? अब हम इसी चीज को देखना चाहेंगे। तो अब यही बात है कि हाउ देन डज द विंड ब्लो ऑन अ रोटेटिंग प्लेनेट। अगर अर्थ रोटेट कर रही है, तो अब क्या विंड का पैटर्न होना चाहिए? अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं।
तो इस केस में जो हमारे पास थ्री सेल मॉडल बन जाता है। थ्री सेल मॉडल में एक्चुअली हम यही बात को अलाउ कर रहे हैं कि अर्थ को अब हम अलाउ कर देते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। तो अब जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हमारे पास सिंगल सेल की जगह पे हमारे पास जो मॉडल है वो थ्री सेल मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो फिगर है हमारे पास कुछ इस तरह की शो होती है। इसमें आप देख सकते हैं थ्री सेल्स। सबसे पहला सेल जो है हमारे पास ये हार्टले सेल है, देन फेरल सेल, और फाइनली पोलर सेल। अब इसमें हम हो क्या रहा है, किस तरीके से ये विंड पैटर्न है, इसको अब थोड़ा सा हम डिटेल से एनालाइज करते हैं। इसमें अच्छा, दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर, साउथर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के दोनों के अंदर हमारे पास सेम सिचुएशन है। तीन सेल बन रहे हैं। सबसे पहले हर्टले सेल फ्रॉम इक्वेटर टू 30 डिग्री लैटिट्यूड्स तक, देन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स तक हमारे पास फेरल सेल है, देन अबव 60 से लेके 90 डिग्री तक, यानी कि पूरा पोल्स तक हमारे पास ये पोलर सेल कहलाता है। तो देखते हैं किस तरह से इसके अंदर हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास वही पहली जंक्शन जो हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर है। तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन है वो स्टिल जो है वो हीट उनको मिलेगी, और पोल्स के ऊपर हीट कम होगी। तो ये जैसे आप इधर देख रहे हैं, सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर की वजह से हमारे पास इक्वेटर पे ज्यादा हीटिंग होगी एज कम्पेयर टू पोल्स। अच्छा, इसके वजह से हमारे पास एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पोल्स के ऊपर, और लो प्रेशर इक्वेटर के ऊपर मौजूद होगा। ये वही बात है जो सिंगल सेल मॉडल में थी, वही सेम चीज है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास इक्वेटर से लैटिट्यूड तक, 30 डिग्री लैटिट्यूड तक एक सर्कुलेशन है। और वो सर्कुलेशन, अगर आप इस वाली सर्कुलेशन को देखें तो ये सर्कुलेशन में का जो चीज है, सर्कुलेशन जो है ये ऑलमोस्ट हेडलेस सेल ही है, जो हमने सिंगल सेल मॉडल में पढ़ी थी हेडलेस सेल यहाँ पे बन रहा है। ये किस तरह से इसके अंदर हो रहा है, अगर आप इसको देखें तो तकरीबन वही सारी बातें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। हमारे पास जो जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर एयर वार्म होगी, और प्रेशर ग्रेडियंट्स वीक होंगे, और विंड्स जो है यहाँ पे लाइट होंगी, जिसकी वजह से एयर जो है राइस करेगी, कंडेंस होगी, और ये क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म करेगी, थंडरस्टॉर्म्स होंगे, और जिसकी वजह से ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट को लिबरेट करेगी। अच्छा, ये हीट्स जो है ये हीट जो है बॉयंट होगी, और ये हार्डली सेल को ड्राइव करेगी। लेकिन जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जब ये हीट राइजिंग एयर जो आपके पास वार्म एयर जब ऊपर राइज करती है तो ये ट्रोपोस्फेयर तो ट्रोपोपॉज तक पहुंचती है। ट्रोपोपॉज जो है एक बैरियर के तौर पर काम करता है। बैर एक हद तक जाएगी 10 to 15 किलोमीटर, अराउंड 10 to 15 किलोमीटर तक ये मूव करती है। तो एक बैरियर होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर नहीं जा पाती है, जिसकी बात जो है एयर वर्टिकली मूव करने के बजाय ये पोल्स की जानिब मूव करना शुरू कर देती है। जब ये पोल्स की तरफ मूव करती है तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जब आप इसके पोल की तरफ जाएगी तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये सीधी ट्रेवल नहीं करेगी। ये बल्कि कोरियोलिस फोर्स की तरफ वजह से ये है राइट साइड पर मूव हो जाएगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, यानी कि एक वेस्टर्ली फॉर्म करेगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये भी इस साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। तो ये वेस्टर्ली फॉर्म हो रहा है, आप दोनों हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, ये वेस्टर्ली फॉर्म हो रहा है। अबव 30 डिग्री ये वेस्टर्ली फॉर्म हो रहा है। अच्छा। अच्छा, तो उसके बाद जो है जैसे जैसे ये एयर जो है हमारे पास पोल की तरफ जाएगी, तो पोल की तरफ जाने की वजह से ये कूल होना शुरू हो जाएगी। और ये कूल होते होते ये जब ये सारी एयर, जब हमारे पास जब एयर पोल की तरफ जाएगी तो ये वहां पे कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने के बाद मिडिल लैटिट्यूड्स तक ये कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने की वजह से इसका एयर मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब एयर मास इंक्रीज होगा
तो ये एयर प्रेशर को इंक्रीज करना, सरफेस की एयर प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिक्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास सब ट्रॉपिक्स अगर आप इसको रिकॉल करें, हमारे पास ये जो फिगर थी पीछे जो हमने डिस्कस की थी, सॉरी, ये वाली, ये हमारे पास सब ट्रॉपिक रीजन है 30 डिग्रीज के ऊपर। तो हमारे पास इस वजह से जो है, हमारे पास इस वजह से ये जो है हमारे पास ये सब ट्रॉपिकल हाई कहलाता है। और ये क्रिएट कैसे हुआ, अगर इसको अगर मैं दोबारा से बताऊं, तो ये हमारे पास जब एयर मूव करेगी पोल्स की जाने, तो ये पूल कूल होना शुरू हो जाएगी। और कूल होने की वजह से इसका एयर मास इंक्रीज होगा, कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होने से की वजह से इसका एयर मास इंक्रीज होगा। एयर मास इंक्रीज होने से ये वापस जो जो हमारे पास सरफेस का प्रेशर है, ये यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सरफेस का प्रेशर हाई इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होकर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई या सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन का नाम देते हैं। अच्छा, अब देखें, जब सब ट्रॉपिकल हाई जब यहाँ पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राई एयर होगी। और ये ड्राई एयर जो है आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड होना शुरू होगी। और डिसेंड होने की मतलब है कि ये अभी तो ये हमारे पास जब एयर प्रेशर वार्म है, जब ये नीचे आना शुरू होगी, तो ये वापस जो है जब ये हमारे पास वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड डिसेंड होना शुरू होगी, तो ये वार्म होना शुरू हो जाएगी। एयर ड्राई भी होगी, वार्म भी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एयर ड्राई भी होती है, हमारे पास बारिशें भी यहाँ पे कम होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड के मेजॉरिटी डेजर्ट्स जो हैं यहाँ पे लाई करते हैं। बड़े बड़े डेजर्ट्स इसका, जैसे सहारा डेजर्ट है, वो इसी रीजन में 30 डिग्रीज के ऊपर मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास कुछ एयर तो आपने देखा कि वो ऊपर चली जाती है, जो हमने फर्स्ट पहले डिस्कस किया था। और कुछ एयर्स जो है ये वापस इक्वेटर की तरफ जाती है। अब जब वापस इक्वेटर की तरफ जाएगी, तो ये हेडलेस एयर यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इक्वेटर की तरफ वापस जाने का जब जाएगी, तो वही बात है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउदर्न हेमिस्फेयर में ये टर्न हो जाएगी। एज यू कैन सी कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है टर्न हो रही है, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट पे आ रही है, साउथ ईस्ट में आ रही है। तो ये दोनों साइड से जब आई अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे एक कन्वर्ज कर रही है एयर। तो जब एयर कन्वर्ज कर रही है, तो इस वजह से इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहलाता है, आईटीसीजी, जो कि हमारे पास नियर द इक्वेटर क्रिएट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जब एयर कन्वर्ज करती है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में मतलब वार्म होती है। वार्म होने के बाद ये ऊपर की डायरेक्शन में राइज करती है। तो ये हमारे पास कहलाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसमें नॉट ऑल ऑफ द सरफेस एयर मूव्स इक्वेटर वर्ड, सम एयर मूव्स टुवर्ड्स पोल्स एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, रिजल्टिंग इन मोर और लेस वेस्टर्ली एयर फोर कॉल्ड द प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज। और तो जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सारी एयर जो है इक्वेटर की तरफ नहीं आती है। कुछ एयर जो है हमारे पास पोल्स की तरफ चली जाती है। और ये जब पोल्स की तरफ जाती है, तो इस ये हमारे पास वेस्टर्लीज आते हैं, ड्यू टू कोरियस पोल ये वेस्टर्लीज बनते हैं। ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब पोलर लो, सब पोलर लो, ये कहाँ पे और किस तरह से बनता है? इसमें हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास अब जब माइल्ड एयर जो है पोल वर्ड की तरफ, माइल्ड एयर यानी कि ये वाली एयर जब पोल वर्ड की तरफ मूव करेगी, तो ये कोल्ड होना शुरू होगी। ये कोल्ड एयर हमारे पास पोल से आ रही है, और ये हमारे पास यहाँ से जा रही है। तो ये जो है हमारे पास अ, दो एयर्स हैं जो कि एक दूसरे को मिक्स कर रही हैं। या दीज टू एयर मासेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर, ये हमारे पास एक ये वाली वेस्टर्लीज, और ये हमारे पास पोलर पोल से जो हमारे पास विंड मूव कर रही है। तो ये हमारे पास कंट्रास्टिंग डू नॉट रेडिली मिक्स।
एक हमारे पास मतलब बाउंड्री से ये दोनों सेपरेट होती हैं, जिसको हम पोलर फ्रंट का नाम देते हैं। और ये एक लो प्रेशर जोन है, और इस वजह से इस लो प्रेशर जोन को सब पोलर लो का नाम देते हैं। जो कि हमने ऊपर जो रीजन्स शो किए थे उसमें आपने देखा था, यहाँ पे ये सब पोलर लो का रीजन है। यहाँ पे हमारे पास सरफेस एयर कन्वर्ज होना शुरू होती है, और यहाँ पे हमारे पास स्टॉर्म्स आते हैं। और ये हमारे पास राइजिंग एयर रिटर्न्स एट हाई लेवल्स टू 30 डिग्री, वेयर इट सिंक्स बैक टू सरफेस इन द विकिनिटी ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। तो यहाँ पे हमारे पास राइजिंग एयर जो है वो हाई लेवल्स पे वो सिंक बैक होना शुरू हो जाती है सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर। तो हमारे पास ये मिडिल सेल जो है ये कंप्लीट हो जाता है, और ये मिडिल सेल जो है ये कहलाता है फेरल सेल। उसके बाद हमारे पास सब पोलर लो और फेरल सेल। इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास, सॉरी ये रिपीट हो गया। अब पोलर सेल की हम बात करते हैं। पोलर सेल में अगर आप देखें बिहाइंड द पोलर फ्रंट, the cold air from the poles is deflected by Coriolis force। हमारे पास पोलर फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें कोरियलिस फोर्स की वजह से ये हमारे पास पोलर ये जो हमारे पास फ्लो है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये नॉर्थ ईस्टर्ली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्टर्ली बन रहा है। तो इस वजह से इसको पोलर ईस्टर्लीज का नाम दिया जाता है। विंटर में पोलर फ्रंट winter in winter the polar front with its cold air can move into middle and subtropical latitudes, producing a cold polar uh, outbreak। तो एक्चुअली हमारे पास ये सब विंटर के अंदर ये पोलर फ्रंट जो है ये मिडिल तक आ सकता है, यानी कि यहाँ पे और नीचे ट्रेवल कर जाता है, जिसकी वजह से सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स तक आता है, जिसकी वजह से कोल्ड पोलर आउटब्रेक हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होता है। Along the front portion of rising air moves poleward, and the Coriolis force deflects the air into a westerly wind at high levels। तो air aloft eventually reaches the poles, slowly sinks into the surface, and flows back toward to the polar front, uh, which completes the weak polar cell। तो ये polar cell आपका यहाँ पे इस तरह से complete हो गया। तो ये हमारे पास था पूरा सिंगल सेल, सॉरी थ्री सेल मॉडल। ये थ्री सेल मॉडल की ये समरी है। समरी ये है कि हमारे पास थ्री सेल मॉडल के अंदर हमारे पास ये दो मेजर एरिया हाई प्रेशर के और दो मेजर लो प्रेशर के एरियाज है। हाई प्रेशर एरिया पोल्स के ऊपर है, और सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर है, जबकि लो प्रेशर जो है हमारे पास इक्वेटर के ऊपर मौजूद है। और दूसरा लो प्रेशर जो है हमारे पास ये पोलर सेल के पोलर सेल और फेरल सेल के दरमियान जो है ये अराउंड 60 डिग्री के ऊपर ये हमारे पास पोलर सेल है। तो एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एग्जिस्ट बात कर ली हमने। और बाय नोइंग दैट द वे द winds blow around these system we have generalized picture of surface wind throughout the world। ये हमारे पास जनरलाइज पिक्चर है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास विंड्स का पैटर्न है। द ट्रेड विंड्स extend from the subtropical high to the equator। द वेस्टर्लीज, अच्छा ट्रेड विंड्स का मैंने सॉरी ऊपर जिक्र करना भूल गया मैं। ट्रेड विंड्स ये जो हमारे पास ये वाली विंड्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। हेडलेस सेल में आप देख रहे हैं जो जब आप सब ट्रॉपिकल हाई से जब आपके पास विंड्स लो प्रेशर की तरफ आ रही होती है, वापस इक्वेटर की तरफ आ रही होती है, तो स्ट्रेट नहीं आती है। तो ये जो है एक ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न हो जाती है। जबकि बिल्कुल सेम इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई से वापस हमारे पास इक्वेटर की तरफ आ रही होती है विंड्स, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ विंड टर्न हो जाती है। आ जाए मिस।